Hello friends, all of you are most welcome to my YouTube channel Deep Edu Zone, and I am your host as usual Deepak Kumar. Today in this video we are going to tell you about the 12 tenses of the टेंस चार्ट। 12 टेंस चार्ट के बारे में, 12 जो टेंसेस होते हैं टेंस चार्ट के, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे एक अच्छे से अच्छा, बहुत ही सबसे बढ़िया टेंस चार्ट आप बना सकते हैं इस वीडियो की मदद से। और इस वीडियो में ना केवल हम आपको टेंस चार्ट के बारे में बताएंगे, बल्कि 12 के 12 जो टेंसेस हैं उसके बारे में भी आपको समझाएंगे। ये जो टेंस चार्ट जो मैं इसमें वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ और जिसके बारे में इस वीडियो में मैं समझाने जा रहा हूँ, ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी आपको बताऊँगा। ये आपको मेरे द्वारा PDF मिल जाएगा, इसकी चिंता आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और इस PDF को आप कैसे मुझसे प्राप्त कर सकते हैं वो वीडियो के बीच में बताया जाएगा। इसकी वीडियो को तो जंप आपको करना बिल्कुल भी नहीं है और वीडियो को बड़े ध्यान से देखना है, क्योंकि PDF अगर आप डाउनलोड भी कर लेते हैं और PDF आपको मैं दे भी देता हूँ, तो उसका फ़ायदा केवल आपको तभी मिल पाएगा जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको समझेंगे। इसलिए समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो आपको मैं बता दूंगा कि आप किस तरीके से इस जो PDF को मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम बताना तो 12 टेंसेस हैं, 12 टेंस जो बेसिक टेंस कहे जाते हैं, और इसको आप डाउनलोड कर लेंगे प्रिंट निकाल कर। आप इसको प्रिंट निकालने के बाद आप चाहें तो इसको अपने रूम में लगा लीजिए, स्टडी रूम में लगा लीजिए। चाहे तो आप अपने हाथ से भी बना सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि अगर आप अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आप जैसा अच्छा लगे इस टेंस चार्ट का ये तो प्रिंट निकाल लीजिए, और उसका प्रिंट निकालने के बाद अपने स्टडी रूम में या ऐसी जगह पर लगा दीजिए जहाँ पर आप उसे बार बार देख सकें। दिन में कम से कम आप उसको एक बार रिवाइज कर लें या हफ्ते में एक बार रिवाइज कर लें। इस तरीके से आपको क्या बने रहेगा, वो आपके माइंड में बने रहेंगे और आप कभी भूलेंगे नहीं। तो देखते हैं ये जो टेंस चार्ट होगा, मैं आपको पहले बता दूं बाकी से अलग होगा। अब कैसे अलग होगा वो आपको देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको ये टेंस चार्ट कैसा लगा है। ओके, तो देखिए पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान है वाक्य के अंत में ताहे, तीहे, तेहे आदि शब्द आते हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं लोग, प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कह देते हैं। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब वर्तमान में अनिश्चित है, ता इसमें बनी रहती है, इसलिए कहा जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट माने क्योंकि यहाँ पर चीज़ें अनिश्चित होती हैं। जैसे वाक्य के अंत में आएगा क्या हिंदी में, अगर आप बोलोगे तो उसमें आएगा राम घर जाता है, जाती है, ठीक है, खाता हूँ, खाती है, खाते हैं, खाता हूँ, ताहे, तहती है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। ठीक है, जाता है, खाता है, पीता है, गाते हैं। तो खाता है, अब इसमें ये पता नहीं चलता कि काम चल रहा है, खत्म हो गया, कुछ पता नहीं चल रहा है, इसलिए इसका नाम रखा गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वर्तमान अनिश्चित काल। इसे सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में जान लेते हैं। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब दो हैं, डू और डज। डू का यूज होता है आई विधेय के बहुवचन कर्ता के साथ प्लूरल नंबर जो होगा, जैसे लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, तो आप डू लगाएंगे, डज लगाएंगे। ही, सी, इट नाम एक वचन करता है, जैसे बच्चा है, लड़का है, लड़की है, राम है, सीता है, तो आप क्या लगाएंगे, डज का प्रयोग करेंगे। डू डज के साथ जो मेन वर्ब की फॉर्म यूज होगी वो फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। तो आपको पता ही है कि वर्ब की जो फॉर्म होती हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती हैं। अगर आप वर्ब का भी PDF चाहते हैं तो आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आपको पूरा वर्ब का PDF मिल जाए। सारी की सारी जो मोस्टली जो वर्ब होती है, आई थिंक उसमें 500 और 700 से ऊपर की वर्ब आपको होगी। और लेकिन उसमें भी हमने एक ऐसा तरीका बताया, इसका एक वीडियो लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं नीचे, वीडियो के नीचे। तो उसमें वहाँ पर लिंक मिला होगा कि किस तरीके से आपको वर्ब पढ़नी है, और उस वर्ब का PDF चाहिए तो फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपको करना क्या है। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या लगेगा, डू डज के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी। मेन वर्ब की फॉर्म होती है फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म मेनली होती हैं। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं वो आपको बताया, आप उस वीडियो में देख सकते हैं। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल, 3 फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पर जो मेन वर्ब की फॉर्म लगी है वो फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब मेन वर्ब क्या होता है वो भी हम आपको बता देंगे। अफर्मेटिव, अब यहाँ पर क्या लिखा है, अफर्मेटिव छोड़कर, लेकिन यहाँ पर लिखा है हेल्पिंग और डू और डज, तो आप लगाओगे। देखिए साफ लिखा है यहाँ पर हेल्पिंग और आप डू और डज लगाओगे, लेकिन अफर्मेटिव छोड़कर लगाओगे। मतलब अफर्मेटिव जहाँ साधारण वाक्य का, सिंपल वाक्य के, वहाँ पर आप डू डज नहीं लगा सकते हैं। तो भाई डू डज में करेंगे क्या, इसके लिए हमने यहाँ पर लिखा भी है। अफर्मेटिव अगर होगा तो आपको ये करना है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म SAS प्लस ऑब्जेक्ट, SCS लगा देना है। और SCS भी हमेशा नहीं लगाना है, SS तब लगाना है जब सब्जेक्ट एक वचन करता होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तभी लगाना है। चलिए अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं, ऐसे तो बोल के समझ में नहीं आया, भी आया होगा तो आपको अब समझ में आ जाएगा। अफर्मेटिव में जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव का ऑर्डर दिया गया है। तो अफर्मेटिव में क्या है, पहले अफर्मेटिव ही गोज टू स्कूल, जैसे वह स्कूल जाता है। अब अफर्मेटिव में ही गोज टू स्कूल, ये कैसे हो गया, ही गोज टू स्कूल। कह देखिए हमने कहा था कि अफर्मेटिव में पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आया, ठीक है। अफर्मेटिव पहले सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आया आई या ही, देखिए दोनों में लगाए, ही गोज टू स्कूल और आई गो टू स्कूल दिया है, सब्जेक्ट आ गया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और उसके साथ SCS लगाया क्योंकि ये
सिंगुलर है, ठीक है। अगर प्लूरल होता तो नहीं लगता ही गोज़ टू स्कूल। और अफर्मेटिव में क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगाया आई गो टू स्कूल, ठीक है। अब बहुत से ये भी पूछ देते हैं, ठीक है सर आप ये तो बता रहे हो कि आपकी कह रहे हो कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट जो होगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ आप एस सी एस लगाना, लेकिन हमें ये तो बता दीजिए कि एस कहाँ आएगा, ई एस कहाँ आएगा। तो सिंपल सा है कि अगर वर्ब के लास्ट में ओ एस डबल एस एस एच सी एच या एक्स आएगा या जेड आएगा, अगर ऐसी आती हैं जैसे ज़्यादा गो आ गया, ठीक है, और बस आ गया, बस से यात्रा करने के लिए आता है, पुश आ गया, कैच आ गया, बॉक्सिंग करने बॉक्स आ गया, तो आप क्या लगाओगे, वह बॉक्सिंग करता ही बॉक्सेस, ठीक है, वह जाता ही गोज, वह धक्का देता ही पुशेस, ठीक है, इस तरह ही वह पकड़ता है ही कैचेस, ई एस लगाएंगे। तो इन सब में क्या लगाएंगे, और वर्ब के लास्ट में ओ एस डबल एस सी एच एक्स जेड दिखता है तो आप ई एस लगाएंगे, नहीं तो आपको एस लगाएंगे, जो कि ये नियम आप प्लूरल बनाने में भी पढ़ते हैं, वही आपको यहाँ पर यूज करना है। ओके, अब देखते हैं। तो ठीक है, सब्जेक्ट अफर्मेटिव में क्या बनेगा, जब वह स्कूल जाता है ही गोज टू स्कूल, और अगर आई आ गया, प्लूरल नंबर आ गया तो आई गो टू स्कूल, फिर आप एस सी एस नहीं लगाओगे। ओके, नेगेटिव में क्या है, नेगेटिव में देखिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब होता है, तो सब्जेक्ट आ गया आई, फिर हेल्पिंग डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। ये ऑर्डर बहुत मेन होता है, ऑर्डर मैंने सबसे लास्ट में ही दे रखे हैं, ठीक है। इसी के नीचे सबसे टेंस चार्ट के सबसे नीचे दिए, वो भी मैं आपको समझाऊंगा, तब तक आप ऐसे देखें। आई डू नॉट गो टू स्कूल, लेकिन अगर ही हो गया तो देखिए ही के साथ क्या है, डज। अभी लिखा था डू आएगा प्लूरल नंबर में और डज आएगा सिंगुलर में, तो ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग और आगे हो जाती है, तो क्या हो गया, डू यू गो टू स्कूल। अगर लेकिन अगर यहीं पर ही होता ही, तो ही के साथ क्या कर देते, डज ही गो टू स्कूल। ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना होता है, तो यहाँ पर हो गया डू दे नॉट प्ले इन द गार्डन, क्या वे बगीचे में नहीं खेलते हैं। क्वेश्चन वर्ड में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड आगे लग जाता है, वाई डज सीता टीज यू, सीता तुमको क्यों चिढ़ाती है। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में क्या हो जाएगा, वाई डू दे नॉट गो टू स्कूल डेली, वे स्कूल रोज क्यों नहीं जाते हैं। अब ये कैसे लगे हैं, इसका ऑर्डर आपको वीडियो के सबसे लास्ट में हमने बताया है, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ मैं टेंस चार्ट के जरिए पहले ही कि किस तरीके से ये है। देखिए ये जो सारे सेंटेंस बन रहे हैं वो इस ऑर्डर को क्या आधार पर बने, तो अगर आप ये सीख लेते हैं तो क्या होगा, आप आराम से बना सकते हैं। तो ये ऑर्डर आपको याद करने हैं पहले, ठीक है। एक एक करके अभी देखते हैं, इससे पहले सभी टेंस के चार्ट हम देख लें, टेंस के बारे में किस तरीके से है, ठीक है। यहाँ पर हिंट भी दे रखी है, देखिए एच माने हेल्पिंग वर्ब है, एम बी माने मेन वर्ब है, क्वेश्चन वर्ड है, क्यू डब्ल्यू का मतलब अफर्मेटिव की एफ शॉर्ट में लिखा गया है, नेगेटिव में नेग लिखा गया है, तो ये सब यहाँ पर हिंट भी दे रखी है, ताकि अगर आप ये टेंस चार्ट बना लेते हैं तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात करते हैं। अगला टेंस है पहचान है वाक्य के अंत में, ता था ती थी ते थे या ये, राम घर जाता था, राम घर गया, वह घर जाती थी, वह घर गई गए, ऐसे सेंटेंस आते हैं तो समझ जाइए पास्ट इंडेफिनिट है, वर्तमान में अनिश्चित काल है। हेल्पिंग वर्ब है, डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब डिड लगेगा जहाँ डूडज लग रहा था। अगर आपको ये समझ में आ गया है डूडज, तो अगर प्रेजेंट है तो आपको इसमें समझने में कुछ नहीं है, पता है, केवल इसमें क्या होगा, अफर्मेटिव सेकंड में फॉर्म आएगा, ही वेंट टू स्कूल हो जाएगा। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये जितने भी सेंटेंस है जहां आप देख रहे होंगे डूडज लगा या ये, अब इसमें केवल क्या लग जाएगा, डिड लग जाएगा, और ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वाक्य अपने आप बन जाएंगे। केवल इसका बेसिक समझने की जरूरत है, आप पूरा वीडियो ध्यान देखते रहिए। तो अब यहाँ पर लिखा है डिड प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे सभी में अफर्मेटिव, लेकिन यहाँ पर लिखा अफर्मेटिव नहीं लगा, जैसे हमने कहा था डूडज नहीं लग रहा था अफर्मेटिव में, इसी तरीके से अफर्मेटिव डिड नहीं लगाओगे, अफर्मेटिव को छोड़कर शेष सभी वाक्यों में के कर्ता और सभी कर्ता के साथ आप डिड का प्रयोग कर सकते हो। लेकिन अफर्मेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर ये मेन है कि अफर्मेटिव पास्ट इंडेफिनिट ता था तिथि या ये वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। ट्रांसलेशन में बहुत यूज होगा आपका, बहुत काम आएगा ये। जैसे अफर्मेटिव में ही केम टू स्कूल यस्टरडे, देखिए आई वेंट टू स्कूल यस्टरडे, यहाँ पर कोई सब फर्क नहीं पड़ा कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। और देखिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, डिड इट रेन लास्ट नाइट, डिड यू नॉट कम टू स्कूल टुडे, क्या तुम आज स्कूल नहीं आए। हुम डिड यू गिव माई पेन, तुमने मेरा पेन किससे दिया। वाई डिड शी नॉट कंप्लीट हर वर्क, उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया। ये देखिए सारे वाक्यों में आप देख रहे हो डूडज की जगह पे क्या लगे, डिड। मतलब अगर आप पहला टेंस अगर आप आराम से समझ लें तो आप बाकी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा, अगर आप चाहते हैं कि इसका एक वीडियो बनाए, एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आराम से समझा दूं अच्छी तरीके से, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बना देंगे, उसको देखकर आप सारे के सारे वाक्य अपने आप आराम से बना सकते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस देखिए, पहचान है वाक्य के अंत में क्रिया के साथ गागी गे, मतलब इसमें आएगा गागी, राम घर जाएगा, राम खाना खाएगा, करेगा, खेलेगा, ऐसे वाक्य आते हैं। हेल्पिंग और शैल और विल लगेंगे, जहाँ डूडज डिड लग रहे थे अब क्या लग जाए, शैल और विल। देखिए अब कोई अंतर नहीं पड़ा, अगर आप पहला टेंस अगर आप समझ लेते हैं बड़े आराम से तो आपको बाकी टेंस बड़े आराम से समझ में आ जाते हैं। जहाँ आप डूडज लगा रहे थे वहाँ आपको शैल और विल लगाना है, कुछ नहीं करना। देखिए बिल्कुल सरल है, ये शैल विल लगा के
बन जाएंगे ये फ्यूचर। देखिए अब आप खुद देख लीजिए। और शैल विल के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, यहाँ पर लिखा फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो अगर आप इसमें एक चीज़ नोटिस करें, डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, तो आप देख रहे होंगे कि मैंने क्या किया, पहले इंडेफिनिट को निपटा दिया। इंडेफिनिट निपटाने का ये कारण था कि इसमें सिमिलरिटी होती है। देखिए डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, शैल विल के साथ फर्स्ट फॉर्म, और पढ़ने में सरल है। ताहे ती है, ताहे है, प्रेजेंट डेफिनेट, पास्ट में हो जाएगा ताथा ती थी या ये, और फ्यूचर में गागी गे। तो इतना सरल पड़ जाता है, इसलिए मैंने इस तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, आई शैल बाय अ कार, ही विल नॉट कम टू कॉलेज टुडे, विल यू हेल्प मी, विल दे नॉट प्ले इन द गार्डन, वाई विल यू बीट मी, एंड वाई शैल वी नॉट गो टू स्कूल टुडे। तो इसमें केवल इसमें ध्यान रखना है आई और वी, जब मैं और हम होगा तभी आपको शैल लगाना है, ठीक है, आई और वी, बाकी सब साथ विल लगता है, बहुत ही ईजी है। तो अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। व्हाट इज द प्रेजेंट कंटिन्यूस? कंटिन्यूस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, मतलब निरंतर चलने वाला टेंस भी कहते हैं। प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस करने वाला। जैसे रहा है, रहिए, रहे हैं। अब देखिए इसमें भी सरल है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान देखें तो यहाँ पर आता है रहा है, रहिए, रहे हैं, जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है। लेकिन इसी तरीके से मैं तीनों को एक साथ बता देता हूँ। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का हो जाएगा रहा था, रही थी, रहे थे। देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या है, रहा है, रहिए। पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, रहा था, रही थी, जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था। ऐसी फ्यूचर कंटिन्यूस में हो जाएगा रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। तो तीनों कंटिन्यूस आपके एक साथ निपट के देखिए। प्रेजेंट कंटिन्यूस रहा है, रही है, पास्ट में रहा था, रही थी, और फ्यूचर में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। रहा जैसे जा रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पास में जा रहा था, खा रहा था, पी रहा था, और फ्यूचर में जा रहा होगा, खा रहा होगा, पी रहा होगा। ये जो टेंस है फ्यूचर में कम ही यूज होता है, वैसे तो बोलने में ऐसा कर रहा हो जब हम सोचते हैं, मेनली तब यूज होता है। अब यहाँ पर देख ले, तीनों को इकट्ठा भी देख लेते हैं हम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब जो लगेंगे, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूस को अगर आप देखें, यहाँ पर यूज हो रहा है इज एम आर, क्या यूज होगा, इज किसके साथ यूज होगा, ही शी इट के साथ यूज होगा। इज देखो, ही सी इट एक सिंगुलर के साथ होगा इज, एम आई के साथ लगाओगे एम, यू वी दे के साथ बहुवचन के लिए प्लूरल के लगाओगे आर, और सबके साथ क्या लगे, आईएनजी। आईएनजी लगना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ रहा शब्द है वहाँ तो आईएनजी लगेगा, मतलब वो कंटिन्यूस है, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऐसे देखिए पास्ट कंटिन्यूस में क्या होगा, वॉज वर्ग के साथ आईएनजी। वॉज का मतलब क्या, वॉज के साथ है ही सी इट, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज, आई वॉज, और वर्ग के साथ यू वर, वी वर, दे वर, बहु प्लूरल नंबर के साथ वर लगा दो, सिंगुलर के साथ वॉज लगा दो, और आईएनजी देखो इसमें भी लगेगा, बहुत ही ईजी हो गया। तीनों इकट्ठे याद कर सकते हैं हम। शैल बी, विल बी, आईएनजी। शैल बी आएगा आई और वी के साथ, विल बी आएगा रेस्ट के साथ, ठीक है। शैल पहले ही बता दिया आपको, आई और वी के साथ शैल लगाओगे, विल बी से इसके साथ लगाओगे। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी, नोट जो आपको ध्यान, शैल बी, विल बी अफर्मेटिव में एक साथ लिखे जाएंगे, बाकी जगह अलग अलग। पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस के एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए, ही इज गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आर यू गोइंग टू स्कूल, आर दे नॉट गोइंग प्लेइंग इन द गार्डन, वाई इज सीता टीचिंग यू, वाई आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल टुडे। तो इन सब में देख रहे हैं आप एज एम आर आईएनजी लगा हुआ, देखिए आईएनजी, आईएनजी तो सभी में आप देख लेंगे, ठीक है, आगे सब में। इसलिए अगर आप इसकी जगह एज एम आर के वॉज वर कर दे तो उसका मतलब सीधे पास्ट हो जाएगा। देखो, ही वॉज गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग, वर यू गोइंग, वर दे नॉट प्लेइंग इन द गार्डन, वाई वॉज सीता टीचिंग यू, वाई वर दे नॉट गोइंग टू स्कूल डेली, ओके। लेकिन अगर इसकी जगह पर आप विल बी शैल बी लगाएंगे तो विल बी शैल बी में थोड़ा सा आप रुक जाइए, इसको समझ लीजिए, ओके, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्या ध्यान में रखना है वो भी आपको पता चलेगा। अब ये देखिए अफर्मेटिव का सेंटेंस में देखो, यहाँ पर विल बी शैल बी को एक बार जस्ट नोटिस कर लीजिए क्या हो रहा है ये, ठीक है। अब यहाँ आप देख रहे होंगे अफर्मेटिव में तो विल बी शैल बी एक साथ है, लेकिन बाकी जगह अलग अलग है। अब जरा एग्जांपल समझते हैं। ही विल बी गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा होगा, विल बी शैल बी एक साथ लिख दिया जाएगा अफर्मेटिव में, लेकिन नेगेटिव में टूट जाएगा क्योंकि इसमें नॉट आ जाएगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल या आई शैल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, देखिए क्या हो जाएगा, नॉट के बाद भी आएगा, ये ध्यान में रखना है। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में क्योंकि हेल्पिंग और एट द स्टार्टिंग में लगती है, क्योंकि क्या जैसे आता है तो वहाँ पर क्या का मतलब हो जाता है हेल्प, मतलब आप वर्ब को आगे रखो, ठीक है। तो यहाँ विल आगे आ गया, वर्ब आगे हो गई, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। लेकिन हमने बी को एक साथ में विल बी यू नहीं लिखा, विल यू भी लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि जो लॉन्ग वर्ब होती हैं, ये बेसिक रूल है, वो अफर्मेटिव में एक साथ लिखते हैं, बाकी जगह टूट जाती हैं, वो ब्रेक हो जाती हैं। देखो विल यू बी हो गया यहाँ पर, विल यू बी गोइंग टू स्कूल। जबकि यहीं पर अगर हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल दे नॉट बी, अब तो वैसे विल दे के बाद आ जाना चाहिए था, लेकिन नॉट होने के कारण बी और पीछे खिसक जाएगा, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, विल बी शैल बी अफर्मेटिव में एक साथ लिखना है, नेगेटिव में नॉट के बाद लिखना है, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लिखना है। लेकिन इंट्रोगेटिव नेगेटिव में फिर से नॉट आ जाएगा तो फिर वो नॉट के बाद पीछे खिसक जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन वर्ड में भी सब्जेक्ट के बाद लिखना है, वाई विल सीता बी, देखिए यहाँ पर भी आप देख लेंगे। और जैसे ही क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव हुआ तो नॉट आने के कारण बी और पीछे खिसक जाएगा, वाई विल दे नॉट बी गोइंग टू स्कूल टुडे। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान है चुका है, चुकी है, चुके हैं, मतलब इसमें जो वर्क होता है प्रेजेंट परफेक्टली कंप्लीट हो चुका है प्रेजेंट
टेंस में, इसलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। खा चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से वाक्य आते हैं। लगता क्या है यहाँ पर, हैज और हैव लगता है। ही हैज, सी हैज, इट हैज। आई हैव, यू हैव, वी हैव, दे हैव, मेन वर्ब की, क्योंकि परफेक्ट है तो थर्ड फॉर्म लगी। देखिए इंडेफिनिट में जितने भी थे, डू डेज के साथ आपने फर्स्ट फॉर्म लगाई, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई, विल शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई। कंटिन्यूअस में इज एम आर के साथ आएंगी, वॉज वर के साथ आएंगी, विल बी शेल बी के साथ आएंगी। लेकिन परफेक्ट में क्या करना है, सबके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, ये बहुत ईजी हो जाता है, इसे सरल समझना। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, ठीक है। इसमें हैड के साथ भी थर्ड फॉर्म लगेगा, शैल हैव, विल हैव, और जो इसके बाद पास परफेक्ट है उसमें भी थर्ड फॉर्म लगेगा, सब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पर आप देख लेते हैं, जैसे सेंटेंस है ही हैज गॉन टू स्कूल, आई हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल, तो हैज हैव सब में आ रखा है। इसमें आप देख सकते हैं सेम वही तरीका है, जहाँ पर डू डेज डिड लगा दे वहाँ पर आपको हैज हैव लगा देना है और थर्ड फॉर्म लगा देना, हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट में रुकने की जरूरत है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल टेंस होता है, बाकी से थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, इसमें पहचान होती है, चुका था, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, मतलब कोई काम खत्म हो चुका होता है, जा चुका था, कर चुका था, इस तरीके से सेंटेंस होते हैं। हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर भी हम करते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कई बार लोग सेंटेंस में, कई बार क्या होता है, सेंस बहुत देखा जाता है। सेंस जैसे अगर मैं कहूँ राम कल घर गया था, अगर मैं लिखता हूँ राम कल घर गया था, अगर आप यहाँ पर बना दो, हैड लगा दोगे ना, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। राम कल लिखा, कल का मतलब यस्टरडे, और यस्टरडे आते ही वो कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो ज़्यादातर वहाँ पर हमें करना चाहिए जहाँ पर बिफोर और आफ्टर सेंटेंस होते हैं, जहाँ पर दो वाक्य होते हैं, वहाँ पर यहाँ पर चुका, और वहाँ पर चुका था, चुकी थी, या था, ये थी आता है, वहाँ हमें हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मोस्टली करना चाहिए, नहीं तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ देखो क्या लिखा है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, जैसे लिखा है ही हैड ऑलरेडी। अब यहाँ पर देखिए जितने भी सेंटेंस देखेंगे वहाँ पर कुछ ना कुछ लगा है, वह पहले ही यह मूवी देख चुका था, ही हैड ऑलरेडी वॉच्ड दिस मूवी। लेकिन अगर होता वह मूवी देख चुका था, उन्हें या उसने मूवी देख ली थी, फिर आपको क्या बनाना था, ही वॉच दिस मूवी। लेकिन यहाँ लिखा वह पहले ही, मतलब वो ये काम पहले ही हो चुका है, पूरा हो चुका है, ही हैड ऑलरेडी वॉच दिस मूवी। नेगेटिव में हो गया आई हैड नॉट डन दिस, यह ऐसा मैंने पहले किया नहीं था, ठीक है। क्या वह कभी यहाँ आया था, हैड ही एवर कम हियर, हैड दे नॉट सीन दिस मूवी बिफोर, क्या उन्होंने ये मूवी पहले नहीं देखी थी। वाई हैड यू कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम, तो उन्हें यहाँ पर लिखा तुमने यह काम मेरे आने से पहले क्यों किया था, ठीक है, बिफोर आफ्टर। और वाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम, तुमने उसका काम मेरे आने से पहले क्यों नहीं किया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेन है बिफोर आफ्टर वाले सेंटेंस, बहुत आते हैं, बहुत पॉपुलर भी हैं, इसके लिए ये टेंस याद भी रखा जाता है, सब बच्चे को ध्यान भी रहता है, ये तो थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा अलग है। बिफोर और आफ्टर वाले वाक्य क्या होते हैं, पिछले, इसमें क्या होता है, दो वाक्य जुड़े होते हैं, दो काम होते हैं एक ही सेंटेंस में। राम ने खाना खाने से पहले हाथ धोए थे, राम का खाना खाना और हाथ धोना, ठीक है। और या तो बाद आफ्टर भी आ जाता है, बिफोर माने पहले और आफ्टर माने बाद में या पश्चात, ठीक है। राम का खाना खाना और बाद में हाथ धोना। तो जहाँ ये सेंटेंस होते हैं वहाँ कैसे बनाना चाहिए ये लिखा है। अगर बिफोर, अगर वाक्य में आता है पहले शब्द या आता है बाद में शब्द, पहले हम पहले की बात करेंगे, दोनों मिक्स नहीं करेंगे। तो अगर वाक्य में पहले आता है, पहले शब्द आता है, तो पीछे वाले वाक्य को आप पहले बना दो। पीछे वाला वाक्य मतलब हाथ धो लिए थे पहले बन जाएगा, हाथ धो लिए थे पहले बनेगा, उसके बाद राम का खाने वाला सेंटेंस बनेगा। जैसे राम हैड वॉज हैंड्स, राम हैड वॉज हैंड बिफोर ही टुक फूड, खाना खाने से पहले। अब इसको जरा सा थोड़ा सा स्लोली अब मैं समझाता हूँ आपको, मिक्स हो रहा होगा आपको। तो देखो इस वाक्य में दो काम हो रहे हैं, इसमें लिखा पीछे वाला वाक्य पास परफेक्ट में बने, मतलब ये जो पीछे वाला है हाथ धो लिए थे, इसमें आप हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, और जबकि दूसरा वाला जो है उसमें पास्ट इंडेफिनिट बनेगा, मतलब सेकंड फॉर्म का यूज होगा। देखो हाथ धो लिए, तो हाथ किसने धोए थे, राम ने किए दोनों काम, तो सब्जेक्ट क्या है, राम हैड वॉज हैंड्स, बन गया सेंटेंस। पहले सब्जेक्ट है राम, हैड लगेगा, मैंने लिखा है पीछे वाले वाक्य में हैड लगाओगे, राम हैड वॉज हैंड बिफोर, कब, राम के खाना खाना, राम ने पहले लिख दिया तो ही आएगा, उसके लिए प्रोनाउन ही। अब यहाँ कौन सी फॉर्म लगी, सेकंड फॉर्म, ही टुक फूड। मतलब पीछे वाले वाक्य में आप पास्ट परफेक्ट में बनाओगे, और जो पीछे वाला वाक्य जिसे आप पहले ट्रांसलेट करोगे, तो सबसे पहले जब आप ट्रांसलेट करोगे तो पीछे वाला वाक्य करोगे, पहले के बाद वाला, उसे बनाओगे आप पास्ट परफेक्ट हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो शेष वाक्य है उसे बनाओगे पास्ट इंडेफिनिट में। ओके, तो जैसे कि आपने देख रहे हैं, राम ने खाना खाने से पहले हाथ धो लिए थे, तो पहले बनाए कि हाथ धो लिए थे, राम हैड वॉज हैंड्स, कब, खाना खाने से पहले, बिफोर ही टुक फूड। तो दूसरे में सेकंड फॉर्म यूज, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में बनाया गया। लेकिन यहीं पर अगर उल्टा हो जाए,
आफ्टर हो जाएगा तब आपको पीछे वाला वाक्य बनाना, तो वही पीछे वाला वाक्य, लेकिन कौन से टेंस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे वाला वाक्य वो बनेगा पास्ट परफेक्ट। अब जरा देखें, हाथ धो लिए थे, राम वॉश्ड हैंड्स, देखिए राम ने हाथ धो लिए थे, किसके बाद, आफ्टर ही हैड टेकन फूड, खाना खाने के बाद। देखिए यहाँ पर ही हैड आया पास्ट परफेक्ट, तो पीछे वाला वाक्य बन गया पास्ट इंडेफिनिट में, और जो आगे वाला जो बचा वाक्य वो बनेगा पास्ट परफेक्ट में। ओके, अब फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं, इसमें चुका होगा, चुकी होगी, या होगा, ये होगी, ये होंगे आएगा, ठीक है। हेल्पिंग और शैल हैव और विल हैव, तो देखिए अभी अभी आपको एक रूल सिखाया गया, शैल हैव और विल हैव अफर्मेटिव में रिटर्न टुगेदर होंगे, बाकी जगह तोड़ के लिखेंगे। भाई थर्ड फॉर्म आएगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे परफेक्ट में आती है सभी में। जैसे ही विल हैव रीच्ड स्कूल बाय 7 AM, वह सुबह 7 बजे तक स्कूल पहुंच चुका होगा, ठीक है। आई शैल नॉट हैव रीच्ड दिल्ली बाय मॉर्निंग, मैं सुबह तक दिल्ली नहीं पहुंचाऊंगा। विल यू हैव रीच्ड दिल्ली बाय मॉर्निंग, विल दे नॉट हैव रीच्ड स्टेशन बिफोर इट रेन्स, तो यहाँ के प्रयोग से आप विल हैव शैल हैव का यूज़ समझ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, विल आ गया और उसके बाद नॉट हैव आया है, ठीक है। तो शैल हैव और विल हैव अफर्मेटिव में एक साथ आएंगे, नेगेटिव में देखो नॉट के बाद आए, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद, जब नॉट आया तो और पीछे खिसक गया, तो जो उसके विल और शैल के बाद जो हैव है ना, उसको पीछे खिसक जाएगा बाकी सेंटेंस में, नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबके बात देख कर नोटिस करके आप समझ सकते हैं कैसे लगाना है। ऊपर विल भी शैल भी के जैसा ही है, समझ लीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में भी बिफोर आफ्टर होता है, इसलिए ये भी सेंटेंस जो ये जो टेंस है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भी बनाने का तरीका वही है सेम, पीछे वाला जो टेंस है सेंटेंस है वो पहले ट्रांसलेट होगा, आगे वाले को आप बाद में बनाओगे। इसमें भी आफ्टर वाले में भी यही करना है, टेंस का अंतर पड़ जाएगा। अब जस्ट समझते हैं पहले बिफोर वाले को। यहाँ देखिए पहले आया है, गाड़ी छूट चुकी होगी, तो यहाँ बनेगा फ्यूचर परफेक्ट, मतलब पीछे वाला वाक्य बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप सही कर लीजिए, यहाँ पर लिख देंगे शैल हैव या विल हैव, यहाँ क्या लिख देंगे, कल यहाँ पर मिसप्रिंट है, इसको थोड़ा सा शैल हैव या विल हैव, तो हो जाएगा द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, तो क्या हो जाएगा, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो पीछे वाले वाक्य में क्या लगे, विल हैव लग गया, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट किसमें, बिफोर आई रीच द स्टेशन। तो यहाँ फ्यूचर परफेक्ट में आप हैड की जगह पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, टाइपिंग गलत हो गई है, टाइप गलत हो गया, तो यहाँ पर आप शैल हैव विल हैव लिख लीजिएगा, क्योंकि अभी बता तो दिया ही है। तो गाड़ी छूट चुकी होगी, यहाँ बने फ्यूचर परफेक्ट, द ट्रेन विल हैव लेफ्ट किससे पहले, और पीछे वाला वाक्य बना प्रेजेंट डेफिनिट में, मतलब वही फर्स्ट फॉर्म जो आपने पहले टेंस पढ़ा था प्रेजेंट डेफिनिट, उसमें बनेगा सब्जेक्ट के बाद मेन होगी फर्स्ट फॉर्म ऐसे आता है बिफोर आई रीच द स्टेशन। जबकि आफ्टर में उल्टा आया, दे स्लीप, वे सो चुके होंगे, दे स्लीप आफ्टर दे विल हैव टेकन फूड। आगे समझ में, ठीक है। तो अगर इस तरीके की गलती आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर शैल हैव विल हैव आएगा, ओके। दे स्लीप आफ्टर दे विल हैव टेकन फूड, तो आप यहाँ पर अगर जो है उसे आप सही कर लेंगे, ठीक है। दे स्लीप आफ्टर दे विल हैव टेकन फूड। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फिर है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये सब लगभग एक जैसे ही हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या अंतर है, क्या है इसका नाम, देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपने पढ़ा इजेमार आएंजी था, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। कई बार पूछा भी जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, राम खाना खा रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, राम सुबह से खाना खा रहा है, राम सुबह से सो रहा है। जहाँ टाइमिंग आ जाएगी स्टार्टिंग की या पीरियड की, यहाँ टाइम दे दिया जाएगा, राम 2 घंटे सो रहा है, वहाँ समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि इसमें समय दिया रहता है। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, इसकी पहचान में रहा है, रही है, रहे हैं आदि वाक्य आते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, कार्य प्रारंभ समय या अवधि दी होती है, यही मेन है कि इसमें टाइम दिया रहेगा। तो आप समझ जाइए ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। वह सुबह से सो रहा है, वे 2 घंटे से रो रहे हैं, इस तरीके से आएंगे। और लगेगा क्या इसमें, हैज़ बीन और हैव बीन लगा, ही हैज़ बीन, सी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन, और आई हैव बीन, यू हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन। वही समझना है, हैज़ बीन और हैव बीन एफर्मेटिव में एक साथ आएंगे और बाकी में टूट जाएंगे। देखो टूट गए, ये टूट जाएंगे, क्योंकि अभी आपको एक रूल बताया गया था। और यहाँ पर क्या लगेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ मेन है, जब आपको ये भी समझना है, इसमें क्योंकि टाइम होता है तो यहाँ पर सिंस और फॉर का यूज बताया जाता है। मैं उसका आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सिंस का आपको पता होगा कि निश्चित समय के लिए आता है, फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया तो आप यही भी लिख सकते हैं, सिंस है स्टार्टिंग टाइम, मतलब कब से शुरू हुआ, और फॉर है पीरियड के लिए, पीरियड मतलब अवधि टाइम की। अब एक एक करके समझ लेते हैं, अभी भी नहीं आया समझ। तो यहाँ देखिए, अगर दिन का नाम आएगा, जैसे वह सोमवार से, वह मंगलवार से ऐसा कर रहा है, तो आप सिंस लगाओगे। लेकिन अगर इसकी जगह पे दिन आ जाएंगे, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो आप फॉर लगाओगे। ऐसे महीने का आ जाएगा, भाई जनवरी से यहाँ पढ़ रहा है तो आप मई से यहाँ पढ़ रहा है, तो आप जहाँ पर महीने का नाम होगा वहाँ लगाओगे सिंस। लेकिन आएगा 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो फॉर लगाओगे। ऐसे सन आ जाएगा 2017 से, 2018 से, तो आप क्या लगाओगे, सिंस लगाओगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 2 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, तो आप फॉर लगाओगे, ठीक है। इसमें भी आप 2 ईयर्स कर लीजिएगा,
इसी तरीके से फिर अगर टाइम आ जाएगा 2:30 से, तो ये तो करेक्ट टाइम होगा, 2 बजे से पढ़ रहा है, 3 बजे से पढ़ रहा है, 2:30 बजे से पढ़ रहा है, 2:10 से पढ़ रहा है, तो ये करेक्ट टाइम होगी, यहाँ आप सिंस लगाओ। लेकिन अगर समय घंटे, मिनट और सेकंड में बढ़ जाए तो आप फॉर लगाओगे। 2 घंटे, 3 घंटे, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 1 सेकंड, 20 सेकंड, 10 सेकंड, ठीक है भाई। एक कुछ सालों से पढ़ रहा, अब साल आ जाए, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो फॉर लग जाएगा। फ्यू डेज, मंथ, कुछ दिनों से पढ़ रहा है, सम डेज से पढ़ रहा है, लास्ट डे, तो फ्यू और सम तो अपने आप ही अनिश्चित हो जाते हैं, वो कुछ दिनों से पढ़ रहा है, या मैनी डेज, कई दिनों से पढ़ रहा है, ठीक है। ये फ्यू, मैनी, सम जहाँ पर आएगा वो भी अनिश्चित हो जाएगा। लास्ट डे, लास्ट 2 डेज, जहाँ पर भी गिनती आ जाएगी, मतलब एक तरह से काउंटिंग लिख दिया, देखो मैंने एक तरह से, जहाँ काउंटिंग आएगी, जहाँ आपको लगेगा 1 2 3 4 5 वहाँ चल रही है, तो वहाँ लग जाएगा फॉर, आधे घंटे से, 1 घंटे से, 2 घंटे से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और भी देख लीजिए, जहाँ पर लिखा फेजेस होंगे, जैसे वह बचपन से पढ़ रहा है, वह जवानी से ऐसा कर रहा है, तो वहाँ पर भी आप सेंस लगाओगे। कोई घटना है, जैसे आप कहा मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूँ, मैं जन्म से टनकपुर में रह रहा हूँ, या आप कह रहे हो कि जब से मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ तब से मैं ऐसा इस तरह से लंगड़ा के चल रहा हूँ, ठीक है। टुडे आएगा, लास्ट नाइट आएगा, यस्टरडे आएगा, टुमारो आएगा, प्रीवियस नाइट आएगा, तो वहाँ पर भी आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, और बाकी में फॉर लगाना है। फॉर का एक हो गया काउंटिंग जाएगी। अब देख लें, ही हैज़ बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 डेज, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल सिंस में, ठीक है। इस तरीके से ऐसी पास्ट परफेक्ट में भी आपको क्या करना होगा, जहाँ हैज हैव लगा है वहाँ हैड लग जाएगा। पोजीशन फिर से देख लें अगर आप देखना चाह रहे हैं, क्योंकि लेकिन मैंने आपने सबको समझा तो दिया है, फिर भी आप अगर देखना चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा आपने विल बी सेल्फ में क्या था, देखो हैज बीन एक साथ आया अफर्मेटिव में, नेगेटिव में नॉट के बाद आ गया, इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद बीन आया है, देखिए, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव नॉट होने पर बीन और पीछे खिसक गया। तो उसी तरीके से जैसे पहले हमने बताया, ठीक है। तो इस तरीके से पास्ट परफेक्ट में क्या यूज हो जाएगा, हैड बीन यूज होगा। यहाँ पर क्या आएगा, रहा था, रही थी आ जाएगा, और टाइमिंग जरूर होगी, समय जरूर होगा। यहाँ क्या आएगा, हैड बीन में मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आएंगे लगाओगे। इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या करेंगे, शैल हैव बीन, विल हैव बीन लगा दो, मेन वर्ब की फर्स्ट के साथ आएंगे आप लगा दोगे, ठीक है। ये देखिए शैल हैव बीन और विल हैव बीन, इसमें जरा देख लेना, शैल और विल हैव बीन कैसे लिखा जाएगा, शैल के बाद टूट जाएगा हैव बीन, विल के बाद हैव बीन टूट जाएगा, ओके। जैसे देख सकते हो, ही विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल, यहाँ एक साथ आया, लंबी हेल्पिंग और टूट जाती है। आई शैल नॉट हैव बीन, देखो नॉट के बाद हैव बीन एक साथ लिखा जाएगा। इस तरह से इंट्रोगेटिव में देखो, विल यू हैव बीन, विल के बाद टूट गया, और इंट्रोगेटिव विल दे नॉट हैव बीन, इस तरीके से आपको लिखना है। तो ये 12 के टेंस हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अब आप इसको भी समझ लें, ऑर्डर ऑफ ऑल टेंसेस इन ऑल सेंटेंस इन ऑल टेंस, सभी वाक्यों में किस तरीके से ऑर्डर का स्ट्रक्चर होता है, मतलब कौन सा वाक्य कहाँ रख, कौन सा शब्द कहाँ रखना है। अगर आप जानते हैं, जैसे अगर हम हिंदी बोलते हैं राम घर जाता है, तो हम आराम से समझ जाते हैं। लेकिन अगर बोलो राम जाता है घर, तो इसमें क्या होता है, मतलब एक तरीके से अगर हम देखें तो हिंदी में भी शब्दों को रखने का एक तरीका होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। पहले राम आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगी। लेकिन इंग्लिश में मेन वर्ब पहले आ जाती है। तो आप इसमें देखें कि किस तरीके से समझाया गया है। ऑर्डर ऑफ ऑल टेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। अफर्मेटिव का ऑर्डर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन होगी, फर्स्ट ऑफ एस कब लगेगा, केवल एक क्वेश्चन करता होने पर ऑब्जेक्ट लग जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया अफर्मेटिव का ऑर्डर, किसके लिए है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए, देखिए सबके लिए नहीं है, ओके। इसी तरीके से पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव का ऑर्डर भी अलग होता है, तो मैंने यहाँ पर भी मेंशन किया, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, देखो पास्ट इंडेफिनिट ये होगा। अब यहाँ नोट दिया है, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। देखो तो आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, ऊपर आप देख लीजिए, यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, यहाँ सेकंड फॉर्म आई है। लेकिन कह रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से सभी टेंसेस में अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव वाक्यों में भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग शुरू हो जाता है। मतलब 2 टेंस ऐसे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, जहाँ अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट से अफर्मेटिव में भी लगना शुरू हो जाता है। बाकी जितने भी टेंस उसके बाद बचते हैं, सब में हेल्पिंग वर्ब लगना शुरू हो जाती है, ओके। बाकी ऑर्डर जो वाक्यों का क्रम है वो एक जैसा ही रहेगा। देखते हैं अब क्या रहता है, देखिए अफर्मेटिव का लिख दिया यहाँ पर, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यहाँ से फ्यूचर इंडेफिनिट से एक जैसा रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे इजमा लगा दिया, वॉज वर्ब लगा दिया, हैज बीन लगाया, तो आपको केवल हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी है। नेगेटिव में क्या होगा, पहले आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव क्या वाला वाक्य होता है, जो भी वाक्य क्या से शुरू होता है तो कभी भी बट नहीं लगाते हैं। क्या लगाते हैं, क्योंकि वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगाते हैं। याद रखना है, जब भी आपके सामने कभी क्या वाला वाक्य आता है, क्या वह घर जाता है, क्या वे घर गए, तो आपको हेल्पिंग वर्ब जो भी टेंस के डू डज डिड उसको आगे लगा देना है, जो भी होगी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब डू डज डिड इज एम आर वॉज, 12 के 12 जो टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो आपको आगे लगा देनी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, बस सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा,
और याद करना भी बहुत सरल है, आपको केवल 4 याद करने हैं, 3 याद करने हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव तो खुद याद हो गया, क्योंकि अगर आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाओगे तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव अपने आप बन गया हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट, नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ लग जाएगी, जो भी डू डज डिड जो आपकी लिख रखी है मैंने हर टेंस की बताई अभी। क्वेश्चन वर्ड में क्या करना है, कब, क्यों, कैसे, ठीक है, जो क्वेश्चन वर्ड होगा व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन वो आगे लगा दो, फिर बाकी वही इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क लगना जरूरी है। और याद रखो इंट्रोगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क जरूर लगाओ, जितने प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। क्वेश्चन वर्ड नेगेटिव में नॉट लग जाएगा सब्जेक्ट के बाद, ठीक है। तो इसमें और भी दे रखिए कुछ हिंट और दिए, हाउ मैनी, हाउ मच, विच और हुज जो होते हैं ये अधूरे क्वेश्चन वर्ड होते हैं, प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, इसलिए अनुवाद करते समय जब भी आप इसका अनुवाद करोगे तो इनके ठीक बाद वाला शब्द जोड़ के इनका प्रश्नवाचक शब्द बना लेना चाहिए, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड का ऑर्डर लगाना चाहिए। अब ये क्या लिखा है, अब मैं आपको बताऊं, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच वाले वाक्य होते हैं, तुम कितना पानी पीते हो, अगर आप लगा बनाओगे हाउ मच, अब मैं आपको करके दिखाऊं, जैसे अगर आपका हाउ मच वाला वाक्य है, हाउ मैनी वाला वाक्य, तो ये अधूरे क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि हाउ मच क्या वाटर, हाउ मैनी क्या बॉयज, हाउ मैनी क्या पेंसिल, विच बुक, विच चैप्टर, हुज पेन, तो ये अधूरे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। इसमें क्या करना चाहिए, हाउ मैनी पेन्स, फिर आप डू डज लगाओगे या हेल्पिंग लगाओगे, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक, हुज पेंसिल आर यू स्टीलिंग, विच लेसन आर यू लर्निंग। ओके, नेवर वाले वाक्य में, और जब भी आप नेवर वाले वाक्यों का प्रयोग करें तो याद रखें कि जो नेवर वाले वाक्य होते हैं उसमें नेगेटिव का नहीं अफर्मेटिव का ऑर्डर लगता है, क्योंकि नेवर वाला वाक्य जो होता है वो नेगेटिव, नॉट वाले में नॉट क्योंकि उसका यूज नहीं होता है तो आप उसमें वहाँ नेगेटिव ऑर्डर लगा सकते हो। जैसे कि है प्रेजेंट डेफिनेट, समझ लीजिए वह कभी स्कूल नहीं जाता है, तो हम क्या बनाएंगे, ही नेवर गोज टू स्कूल। अब यहाँ हमने नॉट लगाया नहीं, ही नेवर गोज टू स्कूल, तो अफर्मेटिव का ऑर्डर लागू होगा वहाँ पर, क्योंकि देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एसएस प्लस ऑब्जेक्ट, जितने भी अगर नेवर वाला वाक्य हो तो वहाँ अफर्मेटिव ऑर्डर लगाओ और सब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे, नेवर लगा देना, आपका वाक्य बन जाएगा। इस तरीके से ये एक बेसिक रूल है कि हेल्पिंग वर्ब, जितनी भी लंबी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो कि आपको मैंने बता दिया, शुरुआत से बताते आ रहा हूँ इसमें, कि अफर्मेटिव में तो एक साथ आएंगे, बाकी जगह टूट जाएंगे। तो अब आपको करना क्या है, अगर आपको इसको आप ये जो चार्ट हैं, अगर आप चाहते हैं ये टेंस चार्ट आपको मिले, और वर्ब का भी मैंने एक बना रखा है पूरा पीडीएफ, बहुत आसान लैंग्वेज में बताया है, और उसकी लिंक आप देख सकते हो, ठीक है। तो वो आपको कैसे मिला मैं आपको बता दूंगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको ये सब चाहिए, दीप एडू स्पेस जोन, दीप एडू जोन कर दीजिए, दीप एडू के बीच में जोन करके आप सर्च करिए मेरा चैनल, आपको सर्च करना है, यूट्यूब में भी सर्च कर सकते हैं, या आप मेरे चैनल को यहीं पर सब्सक्राइब कर दीजिए। आप इसको, आपको मुझे टेलीग्राम, जो टेलीग्राम है वहाँ मुझे आप फॉलो करिए, आप मुझे फॉलो करिए, आप मुझे सर्च करिए दीप एडू स्पेस जोन, या आपको मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूंगा, और वहाँ से भी सीधे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेलीग्राम इंस्टॉल कर लें, डाउनलोड कर लें, और दीप एडू जोन सर्च कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें टेलीग्राम में भी, ठीक है। तो आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगा, क्योंकि हमारे इसमें कई सारी वीडियोज़ हैं, और बाकी वीडियोज़ भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्टडी मटेरियल हमारे पास पड़ा हुआ है इंग्लिश का। अगर आप हाई स्कूल में पढ़ते हैं, या इंटरमीडिएट में पढ़ते हैं, या आप पढ़ते हैं किसी कॉलेज में, जो भी है, और या यूटेट सीटेट का भी मटेरियल पड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, प्ले जो लिस्ट है इसकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट। पहले चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। और साथ ही में आप क्या कीजिए, आप प्लेलिस्ट भी चेक करिए, उसमें हर तरीके का मटेरियल आपको अलग अलग करके मिल जाएगा, और आपको आसानी होगी। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप जैसा मैंने आपको बताया वैसा कीजिए, या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 8171661351, ये मेरा व्हाट्सअप है 8171661351। आप मुझे यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, मैं आपको यहाँ पर भी आपको पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू वेरी मच।